सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द मॉडर्न इंडिया लेक्चर सीरीज, जहाँ पे आज हम करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5। और लेक्चर नंबर 5 में हमें पढ़ना है अबाउट फ्रेंच इन इंडिया। प्रीवियस लेक्चर में हमने ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ा था, हाउ दे केम एंड हाउ दे स्टार्टेड डोमिनेटिंग द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। तो वो हमने अभी तक पढ़ लिया था। अभी हमें फिलहाल क्या पढ़ना है? अभी हमें पढ़ना है अबाउट द फ्रेंच हु केम टू इंडिया। सो अब होता क्या है, जो फ्रेंच है वो भी काफ़ी सुप्रीम उभर के आते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। वो भी काफ़ी ऊपर उभर के आते हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। लेकिन एंड में जो अल्टीमेट पावर निकलती है, जो एंड में अल्टीमेटली इंडिया में ऑल इंडिया एम्पायर बनाते हैं, वो कौन है? वो ब्रिटिशर्स ही होते हैं। वो कौन है? वो ब्रिटिशर्स ही होते हैं। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो ब्रिटिशर्स एंड में एक ऑल इंडिया एम्पायर बनाने में सक्सेसफुल होते हैं। लेकिन उन्हें कड़ी चुनौती जो है देते हैं कौन? भला? फ्रेंच। अब फ्रेंच और जो ब्रिटिशर्स हैं, वो दोनों ही यूरोपियन यूरोपियन जो पूरा रीजन है वहाँ पे, वो एक तरह से शुरू से ही एक तरह से दोनों ही शुरू से ही उनकी क्या रही है? राइवलरी रही है। क्या रही है? राइवलरी रही है। सो इसी तरह से जब वो इंडिया में आए, जब फ्रेंच इंडिया में आए, तो उनकी राइवलरी किससे रही? उनकी राइवलरी रहती है ब्रिटिशर्स के साथ। ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम एक बार इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि किस तरह से फ्रेंच आए थे और कौन कौन इंपॉर्टेंट गवर्नर्स रहे थे फ्रेंच के। फ्रेंच जो इस्टेब्लिशमेंट्स थी इंडिया में उसके। और साथ में किस तरह से एंग्लो फ्रेंच वॉर्स होते हैं। क्या होते हैं? एंग्लो फ्रेंच वॉर्स। फ्रेंच सबको पता ही होगा। एंग्लो वर्ड यूज करा जाता है इंग्लिश पीपल के लिए, इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। तो जहाँ भी ब्रिटिशर्स की बात हो रही है तो वहाँ पे एंग्लो वर्ड यूज करा जाता था। एंग्लो बेसिकली एक लैटिन वर्ड ही है। ठीक है, लैटिन वर्ड ही है। तो ये जहाँ भी अगर मैं एंग्लो की बात कर रहा हूँ तो वो ये समझिएगा आप लोग कि हम ब्रिटिशर्स की बात कर रहे हैं। सो फाउंडेशन ऑफ फ्रेंच सेंटर्स इन इंडिया। तो फ्रेंच जो है लास्ट यूरोपियंस थे। फ्रेंच जो है लास्ट यूरोपियंस थे जो कि इंडिया में आए थे। क्या थे? लास्ट यूरोपियंस थे जो कि इंडिया में आए थे ट्रेडिंग पर्पस के लिए। सबसे पहले यूरोपियंस कौन थे जो इंडिया में आए थे? सबसे पहले यूरोपियंस थे पोर्चुगीज। और पोर्चुगीज में सबसे पहला पोर्चुगीज जो डायरेक्ट सी के थ्रू आया था इंडिया में, वो कौन था? आई होप सबको पता होगा, वो था वास्को दा गामा। आई होप सबको पता होगा। ठीक है। ये लास्ट लेक्चर में भी हमने बता रखा है, प्रीवियस लेक्चर्स में भी बता रखा है। सो ड्यूरिंग द रेन ऑफ जो लुई 14 जो किंग थे, तो कहाँ के? फ्रेंच किंग थे लुई 14। तो उनके एक फेमस मिनिस्टर थे कॉलबर्ट। तो उन्होंने फाउंडेशन लेकर ही एक ऐसी कंपनी की जिसका नाम क्या था? कॉम्पेने डेस इंडिस ओरिएंटल्स, यानी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो लुई 14 किंग के एक फेमस मिनिस्टर थे जिन्होंने किस कंपनी की नींव रखी, किस कंपनी की फाउंडेशन रखी? दैट इज फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। उसका ये लोगो था फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ये कब फॉर्म होती है? 1664 में। कब फॉर्म होती है? 1664 में। आप लोगों को याद होना चाहिए 1600 में क्वीन एलिजाबेथ जो है, ब्रिटिशर्स की जो कंपनी होती है ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको क्या देती थी? चार्टर अलॉट कर दी थी। और सोचो ये 64 ईयर्स बाद ये कंपनी फॉर्म होती है फ्रेंच किंग द्वारा, दैट इज लुई 14। सो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसको 50 ईयर की मोनोपोली दे देते हैं। कौन? लुई 14 द किंग। और क्या कहते हैं कि भाई 50 ईयर तक अगर फ्रेंच ट्रेड होगा विद इंडिया, अगर फ्रांस और इंडिया के बीच में ट्रेड होता है तो उसमें मोनोपोली किसकी रहेगी? सिर्फ कौन ट्रेड कर सकता है? मोनोपोली कौन ट्रेड करता है? सिर्फ कर सकता है, वो है फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो जिस तरह से क्वीन एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी जो इंग्लैंड वाली थी उसको मोनोपोली दे दी थी, पहले 15 ईयर्स की दी थी, फिर इनडेफिनेटली दे दी थी। ठीक है, इन्फानाइट पीरियड के लिए दे दी थी। लेकिन इसी तरह से जो लुई 14 जो किंग थे, उन्होंने 50 ईयर की मोनोपोली दे दी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को। सो फ्रेंच किंग जो थे लुई 14, इन्होंने क्या करा फिर आगे जाके कंसेशंस भी दिए इस कंपनी को। ठीक है, कि भाई आप जाके आइलैंड ऑफ मेडागास्कर है, वहां पे भी अपनी इस्टेब्लिशमेंट करी है। जो मेडागास्कर आइलैंड है वहां पे भी अपनी इस्टेब्लिशमेंट करी है। और जो भी कोई टेरिटरी मिलती है ईस्ट वाली साइड में, उसको क्या करिए? कॉन्कूअर करिए। तो इसकी भी परमिशन दे दी थी। तो ट्रेड तो करना ही है आपको, और साथ में अगर ट्रेड के साथ अगर आप जो टेरिटरीज है उसको कॉन्कूअर कर सकते हो तो वो भी करिए। और कंपनी जो है काफी ज्यादा पैसे लगाए, रिसोर्सेज लगाए अपनी कॉलोनीज को रिवाइव करने में मेडागास्कर में।
लेकिन उन्हें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली, उन्हें ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। लेकिन 1667 में फ्रैंकोइस कैरन जो है आते हैं कहाँ पे, इंडिया में आते हैं और एक फैक्ट्री सेटअप करते हैं सक्सेसफुली इन सूरत। तो फ्रैंकोइस कैरन जो है एक तरह से एक वॉयज लेके आते हैं, एक वॉयज या फिर एक तरह से ये क्या होते हैं, एक सेलर होते हैं, ठीक है, फ्रेंच सेलर होते हैं, और ये क्या करते हैं, एक फ्रेंच फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं कहाँ पे, दैट इज इन सूरत। तो फ्रेंच की जो फैक्ट्री है अब स्टैब्लिश हो चुकी है सूरत में इन 1667। आगे बढ़ा जाए। सो फिर एक मरकारा करके एक पर्शियन था, जिसने जो कि किसके साथ आया था, जो कि कैरन के साथ आया था। उसने एक और फैक्ट्री बनाई कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में। कहाँ पे बनाई, मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री बनाई इन 1669। और इसको परमिशन किसने दी थी, मकारा को, जो कि एक पर्शियन था, और किसके अंडर आया था ये बेसिकली, जो फ्रैंकोइस कैरन था उसी के अंडर ये यहाँ पे आता है इंडिया में। और मसूलीपट्टनम में एक फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं, इसको परमिशन देते हैं सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। कौन, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा। आप लोगों को सभी को याद होना चाहिए, सुल्तान ऑफ गोलकोंडा जो है इंग्लिश को भी या ब्रिटिशर्स को भी क्या देता है, गोल्डन फरमान देता है। क्या देता है, गोल्डन फरमान। ये हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो इसी तरह से जो जो सुल्तान ऑफ गोलकोंडा है वो इसको भी, दैट इज मकारा को भी क्या दे देता है, एक फैक्ट्री एस्टेब्लिशमेंट करने की परमिशन दे देता है। और 1673 में जो फ्रेंच है वो ऑप्ट इन करते हैं परमिशन। 1673 में फ्रेंच जो है इनसे परमिशन लेते हैं, किससे, शाइस्ता खान से, जो कि उस टाइम क्या था, मुगल गवर्नर था, मुगल सूबेदार था बंगाल का। तो जो मुगल सूबेदार था बंगाल का, उससे वो परमिशन लेते हैं कि भाई एक टाउनशिप हमें बनानी है अपने लोगों के लिए, जहाँ, कहाँ पे, चंद्रनगौर में। कहाँ पे, चंद्रनगौर, जो कि कलकत्ता के पास है। तो इन्होंने अब बंगाल रीजन में भी अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर ली, जो मछलीपट्टनम या फिर जो मसूलीपट्टनम है वहाँ पे भी अपनी स्टैब्लिश कर ली, और सूरत में तो सबसे पहले इन्होंने स्टैब्लिश अपनी फैक्ट्री कर ही ली थी। तो आई होप सबको समझ आ रहा होगा यहाँ तक। सो आगे बढ़ते हैं। 1673 में शेर खान लोधी, जो कि गवर्नर था किसका, वेलिकोंडापुरम। तो शेर खान लोधी 1673 में जो कि गवर्नर था वेलिकोंडापुरम, ठीक है। और वेलिकोंडापुरम किसके अंडर आता था, बीजापुर सुल्तान के अंडर आता था। किसके अंडर आता था, बीजापुर सुल्तान के अंडर आता था, बीजापुर सल्तनत के अंडर आता था। तो वो क्या करता है, शेर खान लोधी परमिशन दे देता है, ग्रांट कर देता है इस चीज के लिए फ्रैंकोइस मार्टिन को, कि भाई आप एक साइट ले लीजिए अपनी सेटलमेंट बनाने के लिए। आप एक साइट ले लीजिए एक सेटलमेंट बनाने के लिए, ठीक है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। और ये क्या करते हैं इस साइट में, कि हाँ मतलब जो अपनी जो टाउन इस्टेब्लिशमेंट बनाते हैं, मतलब ये किस साइट में अपने टाउन इस्टेब्लिशमेंट बनाते हैं, पौंडीचेरी में। कहाँ पे, आप पौंडीचेरी याद रखिएगा, फ्रेंच से अगर कुछ भी याद रखना है इंडिया में तो वो क्या है, पौंडीचेरी। तो शेर खान लोधी इन्हें जगह दे देते हैं कि भाई आप जाके अपनी इस्टेब्लिशमेंट बनाइए, फैक्ट्रीज बनाइए, अपना जो भी आपको टाउन वाउन बनाना है वो आप बनाइए। और वो एरिया किसके पास होता है, या फिर कहाँ पे वो स्टार्ट करते हैं ये सारा बनाना, पौंडीचेरी। तो इस तरह से पौंडीचेरी जो है 1674 में फाउंड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द फ्रेंच, ठीक है। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो उसी सेम साल में फ्रैंकोइस मार्टिन जो है रिप्लेस करते हैं कैरन को एज द फ्रेंच गवर्नर। तो फ्रैंकोइस मार्टिन को अब क्या बना दिया जाता है, फ्रेंच गवर्नर बना दिया जाता है। तो बेसिकली क्या है, जब आपको इतनी जगह पे, मतलब मसूलीपट्टनम, पौंडीचेरी, ठीक है, सूरत वूरत, और यहाँ पे कलकत्ता में भी आप इतनी सारी स्टेब्लिशमेंट बना रहे हैं, तो आपको एक बंदा ऐसा चाहिए जो हेड हो, या क्या हो, लीडर हो। तो इसी तरह से इन्होंने क्या करा, अपना लीडर जो है बेसिकली जो गवर्नर है उस पोजीशन को बना दिया है इन सारी स्टेब्लिशमेंट्स का हेड। आई होप सबको समझ आ रहा हो। तो फ्रैंकोइस मार्टिन अब रिप्लेस कर देते हैं कैरन को, जो फ्रैंकोइस कैरन थे, ठीक है, एज द फ्रेंच गवर्नर। तो फ्रेंच कंपनी जो है स्टैब्लिश करती है फैक्ट्रीज बाकी पार्ट्स ऑफ इंडिया में भी। और जैसे कि ज़्यादातर कोस्टल रीजन्स जो थे ये यहाँ पे अपनी फैक्ट्रीज स्टैब्लिशमेंट करती हैं। और ये रीजन्स में से कुछ रीजन्स के नाम मैं बता रहा हूँ, माहे, कराईकल, बालासोर और कासिम बाजार जो है, ये ऐसे कुछ एरियाज थे जहाँ पे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपनी फैक्ट्रीज स्टैब्लिशमेंट करती है। क्या करती है, अपनी फैक्ट्रीज स्टैब्लिश करती है। तो कराईकल माहे आप सबको समझ आ रहा है, पौंडीचेरी कराईकल माहे ये तो आपको लोगों को पता है कि यूटी यूटी का पार्ट ही है, पौंडीचेरी का या पुदुचेरी का ही, ठीक है। तो इतना सबको समझ आना चाहिए। तो अगर ये जो यूटी की जब बात करते हैं, पौंडीचेरी की जो आज के ज़माने में क्या है, जो जो यूटी है, ठीक है, जो पुडुचेरी जो यूटी है, या पौंडीचेरी जो यूटी है, वो बेसिकली किसने बसाई थी, वो बसाई थी फ्रेंच
फ्रेंच ने बसाई थी। आई होप सबको समझ रहा है, फ्रेंच पीपल ने ही बसाई थी। फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने एक मैप अटैच करा हुआ है जहाँ पे फ्रेंच फैक्ट्रीज इन इंडिया दिखाते हैं। इस मैप में जितनी भी फ्रेंच लोगों ने, या फिर जो भी फ्रेंच से जो लोग आए थे, जो फ्रांस से सॉरी जो लोग आए थे, उन्होंने जहाँ जहाँ फैक्ट्रीज बनाई थी वो मैंने इस मैप में मार्कआउट करी हुई है। सूरत में हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था, क्या थी इनकी फैक्ट्रीज थी। माहे में इनकी फैक्ट्रीज मैंने अभी जस्ट बताया आपको। ठीक है, मसूलीपट्टनम, यनम, ठीक है, पौंडीचेरी, कराईकल, यहाँ पे क्या थी इनकी फैक्ट्रीज थी। कासिम बाजार में इनकी फैक्ट्रीज थी, चंद्रनगौर में इनकी फैक्ट्रीज थी, बालासोर, ठीक है, दक्का, पटना, यहाँ पे इन सब ने जो फ्रेंच थे इन्होंने क्या बना रखी थी, अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करी हुई थी। तो सेम इनका भी फंडा ये यही रहता था कि पहले फैक्ट्रीज बना ली जाए और अपनी सेफ्टी और डिफेंस के चक्कर में उसके चारों तरफ फोर्ट बना लिया जाए, और उस फोर्ट को ये क्या किसकी तरह यूज करते थे, इंग्लिश की तरह मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के रूप में यूज करते थे। क्या करते, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के रूप में यूज करते थे। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट क्यों बनाते थे, क्योंकि ये और ज्यादा टेरिटरी कब्जाना चाहते थे, जस्ट लाइक द ब्रिटिशर्स, जस्ट लाइक द पोर्चुगीज। सो स्टार्टिंग में जब ये आते हैं, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया में आती है, तो ऑफ कोर्स सबसे ज्यादा लेट आए थे। इनसे पहले ऑलरेडी पोर्चुगीज आ चुके थे, डच आ चुके थे, ब्रिटिशर्स आ चुके थे। तो ऑफ कोर्स वो लोग ऐसे हाथ पे हाथ धर के तो नहीं बैठेंगे कि उनका एक और कंपटीशन आ गया। तो ये क्या करते हैं, इनको बहुत ज्यादा सेटबैक्स प्रोवाइड करते हैं, मतलब सेटबैक्स देते हैं। या मतलब इनके लिए बहुत ज्यादा स्टार्टिंग में मुश्किलें क्रिएट होती है, दैट इज फॉर द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, कि अब वो अपनी स्टेब्लिशमेंट बना बना सके। ठीक है। तो जो फ्रेंच पोजीशन थी इंडिया में शुरू से ही, इनिशियल पीरियड से ही बहुत ज़्यादा अफेक्टेड थी, बैडली अफेक्टेड थी, क्योंकि जो है डच और फ्रेंच के बीच में क्या होता है, बिकॉज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ वॉर बिटवीन द डच एंड द फ्रेंच। तो डच एंड द फ्रेंच के बीच में क्या होता है, वॉर होता है, उसकी वजह से ये ऑलरेडी क्या होते हैं, इनको जो फ्रेंच पोजीशंस थी इंडिया में वो ज़्यादा अफेक्ट होती है। क्योंकि भाई जब वॉर हो रहा है तो पैसा भी खर्च हो रहा है, आपके मैन भी लगता है और मनी भी लगती है, मैन एंड मनी दोनों खर्च होता है जब भी वॉर होता है। तो जब आप आते ही एक वॉर में, कह सकते हो जब आते ही आप वॉर में आप इन्वॉल्व हो गए हो, तो क्या हो रहा है, तो आपका मैन भी लगेगा, मनी भी लगेगी, तो आप ग्रो कैसे करोगे, आप ग्रो कैसे करोगे, अगर लड़ाई झगड़े में आपका पूरा टाइम जा रहा है तो आप ग्रो कैसे करोगे, तो ग्रो आप नहीं कर पाओगे। सो दैट्स वाई इनको अर्ली सेटबैक्स मिलता है। फिर ऊपर से जो जो डच थे वो किसके साथ अलायंस बना लेते हैं, वो बना लेते हैं इंग्लिश के साथ, जो है अलायंस बना लेते हैं डच। और 1688 का जो रेवोल्यूशन होता है उसके बाद जो है डच कैप्चर कर लेते हैं किसको, पौंडीचेरी को कैप्चर कर लेते हैं 1693 में। क्या कर लेते हैं, पौंडीचेरी को कैप्चर कर लेते हैं 1693 में। तो डच जो है, डच की हेल्प कौन करता है अगेंस्ट द फ्रेंच, मैंने बताया था कि कट्टर दुश्मनी थी फ्रेंच और जो इंग्लिश थे यानी ब्रिटिशर्स थे, और जो फ्रेंच थे उनके बीच में कट्टर दुश्मनी थी। तो भाई दुश्मन दुश्मन क्या होते हैं, दुश्मन का, आपके दुश्मन का दुश्मन क्या होगा, आपका दोस्त होगा। तो इसी तरह से इंग्लिश और ये डच मिलके क्या करते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं फॉर फाइटिंग अगेंस्ट द फ्रेंच। और डच जो है 1693 में क्या कैप्चर कर लेता है, पौंडीचेरी को कैप्चर कर लेता है। तो ट्रीटी ऑफ राइसविक होती है, ट्रीटी ऑफ राइसविक होती है सितंबर 1960, सॉरी सितंबर 1697 में। और जो पौंडीचेरी है वो वापस दे दिया जाता है किसको, फ्रेंच को। पौंडीचेरी जो है वापस दे दिया जाता है। स्टिल जो है डच जो है, मतलब ये इरेलीवेंट इंफॉर्मेशन है, बट स्टिल जो है डच जो है इस जो पौंडीचेरी वाले रीजन है इसको 2 साल के लिए और रखते हैं अपने पास। ठीक है। और बाद में जो है फ्रेंच के पास वापस पौंडीचेरी आ जाता है। तो पौंडीचेरी की अगर मैं बात करूं, तो ये चीज याद रखना कि जो सबसे बड़ा गढ़ था फ्रेंच लोगों के लिए, जो सबसे बड़ा गढ़ था इंडिया में, वो था पौंडीचेरी। ठीक है, आप इस चीज से याद रखना, जिस जिस तरह से पोर्चुगीज के लिए क्या था, गोवा था, इसी तरह से जो फ्रेंच थे उनके लिए क्या था, पौंडीचेरी। सो वंस अगेन अंडर फ्रैंकोइस मार्टिन के अंडर, एक जो वो क्या करते हैं, एक एबल गाइडेंस प्रोवाइड करवाते हैं, पौंडीचेरी जो है फ्लरिश करने लगता है, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटलमेंट बनता है फ्रेंच इन इंडिया। फिर होता है स्पेनिश वॉर ऑफ सक्सेशन होता है। तो स्पेन में क्या होता है, एक वॉर ऑफ सक्सेशन होता है। ठीक है। और जिसमें सारा का सारा यूरोप जो है इन्वॉल्व हो जाता है। जिस तरह से वर्ल्ड वॉर में क्या होता है भाई, एक कंट्री दूसरी कंट्री से लड़ती है और सारा यूरोप इन्वॉल्व होता है, फिर पूरा वर्ल्ड इन्वॉल्व होता है। ठीक है, वर्ल्ड वॉर की अगर हम बात करें, तो इसी तरह से स्पेनिश सक्सेशन होता है यूरोप में, जिसकी वजह से क्या होता है, फ्रेंच जो है, फ्रेंच को अपनी फैक्ट्री छोड़ के जानी पड़ती है सूरत, मसूलीपट्टनम और बंटम वाले रीजन में, अर्ली 18th सेंचुरी। तो हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से स्टार्टिंग से ही इनका जो रास्ता था, जो जो इनका पाथ था, वो बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं था, वो बहुत ज्यादा स्मूथ नहीं था, प्रॉब्लम आ रही थी। ठीक है, कभी डच के रूप में, कभी इंग्लिश के रूप में इनको प्रॉब्लम आ रही थी। तो इस वजह से भी ये लोग
सक्सेसफुल नहीं हुए। आप लोगों को सभी को पता है कि भाई ब्रिटिशर्स सक्सेसफुल हुए। हम लोगों पे, इंडियंस पे किसने राज करा? हम लोगों पे राज करा किसने? ब्रिटिशर्स ने राज करा। क्या फ्रेंच ने राज करा हम लोगों पे? ठीक है, क्या आपने ऐसा कुछ इस्टेब्लिशमेंट सुनी कि भाई फ्रेंच ने पूरा का पूरा पूरा यूपी हथिया लिया या कुछ भी? ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं सुना ना आप लोगों ने कि मराठा के अगेंस्ट बहुत बड़ी वॉर हुई या कुछ भी आपने नहीं सुना। तो ब्रिटिशर्स ने ही हम पे रूल करा, तो एंड में ब्रिटिशर्स ही उभरता सितारा निकल के आते हैं इन सब में, सारे यूरोपियंस में से। ठीक है, फ्रेंच को स्टार्टिंग से ही प्रॉब्लम हो रही थी। एक तो भाई आप लेट भी तो आए हो। ठीक है, एक कहावत होती है दैट यू आर नेवर टू लेट, बट इस केस में जब आपसे भी इंपॉर्टेंट, आपसे भी ज्यादा पावरफुल लोग हैं, तो ऑफकोर्स आप लेट हो चुके हो अब। ठीक है, तो आपसे जो ज्यादा स्ट्रांग है वो आपको हराएंगे। तो यही हो रहा था फ्रेंच के साथ। ठीक है, तो फ्रेंच इन इंडिया जो है उनको एदर मतलब दोबारा से सेटबैक मिलता है जब फ्रैंकोइस मार्टिन जो है, जो कि बहुत एक एबल लीडर थे, बहुत ही अच्छे लीडर थे, जो कि जिन्होंने पौंडीचेरी को पूरा का पूरा बसाया और इस्टेब्लिश करा, एक अच्छा सा टाउन बनाया। तो फ्रैंकोइस मार्टिन की भी डेथ हो जाती है दिसंबर 31 1706 में। तो ये भी एक बड़ा सेटबैक मिलता है। तो इनिशियल सेटबैक मिलते हैं फ्रेंच को, लेकिन जैसे तैसे करके वो होते तो पावरफुल हैं, बहुत ज़्यादा एबल इनकी मिलिट्री लीडरशिप होती है फ्रेंच की। इस वजह से ही वो थोड़े से लंबे टाइम तक टिक पाते हैं। फिर अब क्या होता है 720 में जो है, अब एक बार ये देख लेते हैं कि इनकी क्या होती है। फिर ये रीऑर्गेनाइजेशन करते हैं अपनी कमियों को दूर करने के लिए जो फ्रेंच कंपनी है, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्या करती है, अपने आप को रीऑर्गेनाइजेशन करती है, रीऑर्गेनाइज करती है। 1720 में तो जो फ्रेंच कंपनी है वो और रीऑर्गेनाइज करती है, और अपना क्या उसका नाम क्या हो जाता है, परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज। तो अब फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या नाम हो गया है, मतलब वैसे तो नाम यही रहेगा, मतलब जो शॉर्ट फॉर्म में नाम रहेगा दैट इज फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। लेकिन जो पहला नाम था उसको चेंज करके इन्होंने क्या कर दिया, रीऑर्गेनाइजेशन करने के बाद परपेचुअल कंपनी ऑफ द इंडीज। ठीक है, जिसकी वजह से जब इन्होंने रीऑर्गेनाइजेशन करी, पूरा स्ट्रक्चर चेंज करा कंपनी का, इनकी स्ट्रेंथ फिर से इंप्रूव हो जाती है। ठीक है, फिर अब क्या होता है, फिर आगे जाके टू एक्टिव और अच्छे गवर्नर आते हैं, वाइस गवर्नर्स आते हैं। ठीक है, पहला गवर्नर कौन था, लिनोयर आता है, और फिर लिनोयर के बाद आता है क्या है, दुमास, बिटवीन 720 एंड 1742। इसकी वजह से जो है फ्रेंच की जो पावर है इंडिया में वो फिर से धीरे धीरे बढ़ जाती है। एक तो कंपनी रीऑर्गेनाइज हो जाती है, दूसरा जो है एबल गवर्नर्स आते हैं, लिनोवर और दुमास। ठीक है, इसकी वजह से क्या है, जो फ्रेंच इस्टेब्लिशमेंट है और जो फ्रेंच लोगों की पावर है इंडिया में, वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। फिर ऊपर से जो फ्रेंच इंडिया है उनको बैकअप मिलता है कहाँ से, तो इनको बैकअप मिलता है कहाँ से, जो मॉरिशस और रियूनियन कब्जा रखा था फ्रेंच ने। ठीक है, जो फ्रेंच पोजीशंस थी मॉरिशस और रियूनियन में, उनसे इसको बैकअप मिलता है। तो यहाँ पे मेडागास्कर के पास यहाँ पे मॉरिशस और रियूनियन आइलैंड है, और यहाँ से ये बैकअप ले रहे थे फ्रेंच लोग, एज अ बैकअप ट्रीट कर रहे थे इस रीजन को। ठीक है, टू इस्टेब्लिश इन इंडिया। ठीक है, तो अपनी इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट करने के लिए इंडिया में, तो यहाँ पे क्या है, ये फ्रेंच लोग इसको बैकअप की तरह ट्रीट कर रहे थे। So French India was backed by the in French possession of Mauritius and reunion in the southern Indian Ocean. अब क्या होता है, एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल स्टार्ट होता है सुप्रीमेसी के लिए। और फिर क्या होते हैं, कार्नेटिक वॉर्स होते हैं। क्या होते हैं, कार्नेटिक वॉर्स होते हैं। तो एंग्लो फ्रेंच स्ट्रगल की अगर मैं बात करूं, तो एंग्लो मैंने बताया था, अगर कहीं भी ब्रिटिशर्स की बात हो रही है, कहीं भी इंग्लिश की बात हो रही है, इंग्लिश पीपल, इंग्लिश कल्चर, कहीं भी बात हो रही है, तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, एंग्लो यूज होता है। फ्रेंच ऑफ कोर्स, जो लोग फ्रांस से आते हैं उनको फ्रेंच कंसिडर करा जाता है, जो 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 फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, तो एंग्लो यानी ब्रिटिशर्स और फ्रांस के लोगों के बीच में क्या है, फ्रेंच के बीच में क्या होता है, स्ट्रगल होता है सुप्रीमेसी के लिए। कहाँ पे सुप्रीम सुप्रीम बनना चाहते हैं, ये इंडिया में सुप्रीम बनना चाहते हैं। कहाँ पे, इंडिया में सुप्रीम बनना चाहते हैं। तो ऑफ कोर्स जब दो इक्वल ही, मतलब जो इक्वली ही पावरफुल लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जब आपस में लड़ते हैं तो क्या होते हैं, वॉर्स होते हैं। तो इनके बीच में वॉर्स होते हैं, कार्नेटिक वॉर्स। क्या होते हैं, कार्नेटिक वॉर्स। अब ये कार्नेटिक क्या है, कहीं भी बुक बुक में कहीं नहीं लिखा होगा। तो बेसिकली जो साउथ, एक बार मैं बना देता हूँ। ठीक है, तो जो साउथ ईस्ट इंडिया है, वहाँ पे जो है, ये पूरा सदर्न वाला पार्ट है, जो ये पूरा कोस्ट है, इसको क्या बोला जाता है, कोरोमंडल कोस्ट बोला जाता है, कोरोमंडल कोस्ट बोला जाता है। ठीक है, आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो कोरोमंडल क्या क्या बोला जाता है, इसको कोरोमंडल कोस्ट बोला जाता है। ये जो पूरा का पूरा साउथ ईस्ट, ये जो कोस्टल रीजन है यहाँ पे। और कोरोमंडल को ये लोग क्या बुलाते थे, इनसे कोरोमंडल आई गेस प्रोनाउंसिएशन नहीं होती हो पाती होगी, तो कोरोमंडल को ये लोग क्या बुलाते थे, ये लोग बुलाते थे कार्नेटिक। क्या बुलाते बुलाते थे, कार्नेटिक।
अब इस रीजन में जो है बहुत सारे वॉर्स होते हैं, बिकॉज फ्रेंच का जो सबसे बड़ी इस्टेब्लिशमेंट थी पौंडीचेरी, मसूलीपट्टनम, ये सारी थी इनकी इंपॉर्टेंट इस्टेब्लिशमेंट्स। तो इस वजह से जो है वॉर्स भी ज़्यादातर इधर ही हुए। और यहाँ पे वॉर्स होने की वजह से क्या होता है, इस ये जो तीनों का स्ट्रगल होता है, मतलब सॉरी, ये जो दोनों का स्ट्रगल होता है बिटवीन द ब्रिटिशर्स एंड द फ्रेंच, तो इसको क्या बोला गया है, कार्नेटिक वॉर्स बोला गया है। तो आई होप सबको समझ आ रहा होगा। सो कार्नेटिक कहाँ से निकला है शब्द, ये निकला है कोरोमंडल से। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। फिर आगे स्टार्ट करते हैं। सो हम बात कर रहे थे द एंग्लो फ्रेंच राइवलरी की। सो कहने को जो ब्रिटिश और फ्रेंच लोग हैं वो क्या आए थे इंडिया में ट्रेडिंग पर्पस के लिए आए थे। लेकिन जो इंडिया की लोकल पॉलिटिक्स थी, जो इंडिया की लोकल पॉलिटिक्स थी, वो उसमें क्या है, इन्वॉल्व हो जाते हैं। जो पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया है उसमें क्या इन्वॉल्व हो जाते हैं। और क्यों क्यों इन्वॉल्व होते हैं, बिकॉज ऑफ टेरिटरी, सिंपल चीज भाई, लैंड चाहिए हमें, ठीक है, मनी चाहिए हमें। तो इस वजह से जो है ये क्या करते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, किसमें, द पॉलिटिक्स ऑफ इंडिया। दोनों का ही विजन होता है इस्टेब्लिश करने का पॉलिटिकल पावर ओवर द रीजन। दोनों ही क्या चाहते थे कि भाई हमारी इस्टेब्लिशमेंट हो, एक पॉलिटिकल पावर हो, हम सब सुप्रीम बने पूरे के पूरे इंडिया में। क्योंकि बहुत ज़्यादा उस टाइम मैंने बताया था कि किस तरह से रेनेसेंस हुआ था, ठीक है। रेनेसेंस आप सबको याद होगा, रीबर्थ, रेनेसेंस मैंने आपको पढ़ाया था। तो इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एंथुजियाज्म था, एक्साइटमेंट थी। और जो जितने भी यूरोपियंस थे, सिर्फ फ्रेंच और ब्रिटिशर्स की बात नहीं कर रहा, जितने भी यूरोपियंस थे, सब में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, एक तरह से एंथुसियाज्म था, ठीक है, कि अपनी टेरिटरी और अपना एक्सपेंशन करना, अपने देश का नाम कह सकते हो बहुत ज़्यादा, अपने देश का नाम फैलाना। और नेशनलिज्म बहुत ज़्यादा था उस टाइम इन इन लोगों के अंदर, ठीक है। सो चलो वो बात की बात है, ठीक है, पॉलिटिकल एंगल बाद में डिस्कस करेंगे। एक बार देखते हैं कि किस तरह से कार्नेटिक वॉर्स होते हैं या एंग्लो फ्रेंच वॉर्स होते हैं, ठीक है। सो एंग्लो फ्रेंच जो राइवलरी है, मैंने बताया था आपको ऑलरेडी, जो इंडिया में इनके एंग्लो फ्रेंच की राइवलरी होती है, ये इनकी क्या थी बेसिकली, एक रिफ्लेक्ट करती है ट्रेडिशनल राइवलरी, जो इनकी पुरानी राइवलरी थी इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में, जो कि हिस्ट्री में बार बार होते रही है, जो कि हिस्ट्री में बार बार होते रही है। और ये जो इंडिया में इनकी जो स्टार्ट होती है, जो 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 लड़ाई इनकी इंडिया में स्टार्ट होती है, वो स्टार्ट होती है कि बिकॉज ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन। तो बेसिकली ऑस्ट्रिया में जो वॉर ऑफ सक्सेशन स्टार्ट होता है, उसी का कंटिन्यूएशन होता है इंडिया में, ठीक है। तो यूरोप में क्या है, ऑस्ट्रिया है, तो वहां पे क्या होता है, वॉर ऑफ सक्सेशन होता है, वॉर ऑफ सक्सेशन होता है। मतलब एक बंदे को सपोर्ट कर रहे होते हैं इंग्लिश, कि भाई आप, आपको हम सपोर्ट करते हैं, दूसरे को सपोर्ट करते हैं फ्रेंच, ठीक है। तो सक्सेशन यानी जब किंग मर जाता है या फिर कोई भी ऐसा कुछ प्रोसेस होता है, जब गद्दी उसके बेटे को दी जाती है या किसी भी अगले बंदे को दी जाती है। तो इसी तरह से जब ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन होता है, तो क्या होता है कि इंग्लिश जो है एक बंदे को सपोर्ट करते हैं, और जो फ्रेंच जो है दूसरे बंदे को सपोर्ट करते हैं। अब डिटेल में आप इसको वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अभी हम इतना देख रहे हैं कि ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, ये दोनों जो है, जो इनकी राइवलरी थी यूरोप में, वो कहाँ पे आ जाती हैं, वो उसका इफेक्ट दिखता है कहाँ पे, इंडिया में। और इंडिया में क्या होता है, कार्नेटिक वॉर्स होते हैं। क्या होते हैं इंडिया में, कार्नेटिक वॉर्स होते हैं। सबको समझ आ रहा है। तो टोटल कार्नेटिक वॉर्स होते हैं, टोटल जो हमें पढ़ने हैं कार्नेटिक वॉर्स, टोटल होते हैं 3 कार्नेटिक वॉर्स। कितने होते हैं टोटल, 3 कार्नेटिक वॉर्स। इनका रीजन, बैकग्राउंड और इनका कंक्लूजन जो है, वो एक बार देख लेते हैं क्या है, फिर आगे बढ़ते हैं। और जैसे ही ये जो राइवलरी इनकी जो राइवलरी की वजह से जो वॉर्स होते हैं और जो इसका रिजल्ट होता है एंड में, आपको सबको पता है कि इंग्लिश ही जीतते होंगे, ऑफ कोर्स फ्रेंच जीतते, तो फ्रेंच हम लोगों पे रूल करते हैं ना 250 साल के लिए, ठीक है। तो 3 जो कार्नेटिक वॉर्स होते हैं, इसमें दिख जाता है कि जो एंड में विक्ट्री होती है इंग्लिश की, और ये पूरा का पूरा डेस्टिनी जो अब इंग्लिश की चेंज हो जाती है आफ्टर द 3 कार्नेटिक वॉर्स। और जो इंग्लिश है वो सुप्रीम सुप्रीम मास्टर्स ऑफ इंडिया बन जाते हैं, सुप्रीम मास्टर्स ऑफ इंडिया उभर के आते हैं आफ्टर दीज 3 कार्नेटिक वॉर्स। सो सबसे पहला जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर है, उसका जो बैकग्राउंड है, एक बार वो देख लेते हैं कि किस तरह से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो 1740 में क्या होता है, एक पॉलिटिकल सिचुएशन खड़ी होती है साउथ इंडिया में, ठीक है। क्योंकि वहां पे जो निजाम असफ जहाँ था, निजामुल मुल्क भी कहते थे इसको, निजाम असफ जहाँ था इसका वैसे नाम। तो ये कहाँ का निजाम होता है, ये हैदराबाद का निजाम होता है। उस टाइम आप इतना याद रखिएगा कि हैदराबाद जो है, था तो मुगल्स के अंडर ही, था तो मुगल्स के अंडर ही,
लेकिन मुगल्स इतने कमजोर थे कि हैदराबाद बस नाम का मुगल्स के अंडर था। क्या था? हैदराबाद बस नाम का मुगल्स के अंडर था, लेकिन एक तरह से इंडिपेंडेंट किंगडम की तरह रूल हो रहा था वहां पे। ठीक है, और हैदराबाद की फाउंडेशन कौन रखता है? निजाम असफ जाह जो है हैदराबाद की फाउंडेशन रखते हैं। तो बस बस आप इतना समझिएगा कि हैदराबाद उस टाइम एक तरह से इंडिपेंडेंटली रूल कर रहा था। ठीक है, एक तरह से लॉयल्टी तो दे रहा था कि भाई ऑफ कोर्स हम मतलब मुगल हैं हमारे से ऊपर, लेकिन मुगल्स खुद इतने कमजोर थे कि वो हैदराबाद के मतलब हैदराबाद को कंट्रोल नहीं कर सकते थे। तो निजाम असफ जाह ने एक इंडिपेंडेंट एक प्रोविंस बनाया जिसका नाम क्या था? हैदराबाद। ठीक है, और ये किसके साथ लड़ते रहते थे? ये लड़ते रहते थे मराठास के साथ। ठीक है, मराठास के साथ, और जो वेस्टर्न डेक्कन में जो बाकी रूलर्स हैं उनके साथ इनकी लड़ाई होती रहती थी। ठीक है, और अब जब देखा जाए, जब जब ब्रिटिशर्स ने, जब फ्रेंच लोगों ने देखा कि क्या हो रहा है, कि जो ये जो मराठास हैं, जो हैदराबाद का निज़ाम है, और जो बाकी रूलर्स हैं वो आपस में लड़ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से आप वीक हो गए। क्या हो गए? आप वीक हो जा रहे हो। ठीक है, जब आपका पड़ोसी देखेगा कि भाई आप आपके घर में लड़ाई हो रही है, तो वो आपको अंडर एस्टिमेट ही करेगा, और ऑफ कोर्स वही होगा। तो जब लोकल रूलर्स लड़ रहे थे आपस में, तो इनको अपॉर्चुनिटी दिखी, दैट इज ब्रिटिशर्स को इस चीज में इंटरफेयर करने की अपॉर्चुनिटी दिखती है। फिर ऊपर से जब निज़ाम असफ जाह जो है, जब उसकी डेथ हो जाती है, फिर ये अपॉर्चुनिटी और ज्यादा दिखने लग जाती है किसको? यूरोपियंस को, और वो इंटरफेयर भी करते हैं इसके अंदर। फिर जो बाकी नेबरिंग किंगडम्स थे साउथ में, ठीक है, जो कि कोरोमंडल कोस्ट के पास में थे, वहां पे क्या थे? वो क्या थे? तो वहां पे बहुत ज्यादा कमजोर रूलर्स थे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रेमनेंट ऑफ द ओल्ड विजयनगर एम्पायर। तो जो पुराना विजयनगर नगर एम्पायर था, उसका छोटा सा कोई कोई जो रूलर था वहां पे रूल कर रहा था छोटी छोटी टेरिटरीज पे। ठीक है, मैसूर में छोटे छोटे रूलर्स थे, कोचीन और त्रिवेंकोर में जो है छोटे छोटे रूलर्स थे, जो कि बहुत छोटी छोटी टेरिटरीज को रूल कर रहे थे। ठीक है, फिर ईस्ट में जो है स्मॉल स्टेट्स थे, जैसे मदुरई और तंजौर जो है वहाँ पे ईस्ट में स्मॉल रूलर्स थे। ठीक है, जो कि बहुत छोटे एरिया पे कम मतलब जो रूल कर रहे थे। तो जितना छोटा एरिया होगा, तो वो क्या है, वो वहाँ के रूलर्स भी उतने ज़्यादा वीक होंगे, इतने स्ट्रांग नहीं होंगे। ऑफ कोर्स एक अच्छी सी एक यूरोपियन आर्मी आती है अगर इनके अगेंस्ट, तो ये इनको हरा सकती थी। ठीक है, फिर जो डिक्लाइन ऑफ हैदराबाद था, ठीक है, वो सिग्नल दे रहा था क्या? द एंड ऑफ द मुस्लिम एक्सपेंशनिज्म। ठीक है, द एंड ऑफ द मुस्लिम मुस्लिम एक्सपेंशनिज्म। तो हैदराबाद भी डिक्लाइन कर रहा था इस टाइम पीरियड में, और उसकी वजह से क्या होता है, इससे क्या दिखता है? उससे दिखता है कि जो मुस्लिम एक्सपेंशन कर रहे थे मुगल्स के रूप में, हैदराबाद के रूप में, वो भी अब क्या हो रहा है? खत्म होते जा रहा है। और इसकी वजह से जो इंग्लिश थे उन्होंने अपने प्लान्स रेडी कर लिए थे, ये इस लाइन में लिखा हुआ है। जो इंग्लिश एडवेंचरर्स थे, इन्होंने अपने प्लान्स जो है रेडी कर लिए थे कि भाई अब हमारी बारी है इस मौके का फायदा उठाने के लिए। तो एक तो मौका क्या हो गया कि भाई छोटे छोटे रूलर्स, वीक रूलर्स साउथ इंडिया में। ठीक है, फिर हैदराबाद का जो डिक्लाइन हो रहा है वो। ठीक है, फिर ऊपर से मुगल्स तो ऑलरेडी कमजोर उस टाइम पे हो चुके थे आफ्टर आफ्टर द डेथ ऑफ द औरंगजेब। तो फिर ऊपर से जो है मराठा किंगडम ऑफ तंजौर जो था, मराठा किंगडम तंजौर में मराठा किंगडम था। ठीक है, जिसकी वजह से पेशवा ऑफ पुणे जो है क्या करता था? बार बार इंटरफेयर करता था। क्या करता था? बार बार साउथ इंडिया में इंटरफेयर करता था अपनी मर्जी से। ठीक है, तो ये भी एक तरह से क्या हो रहा था, ये भी इंग्लिश को क्या कर रहा था? एक तरह से अट्रैक्ट कर रहा था ये पूरा का पूरा रीजन, कि भाई आप भी क्या करिए, यहाँ पे इंटरफेयर करिए और अपना रूल इस्टेब्लिश करिए। तो बात करते हैं सीधा फर्स्ट कार्नेटिक वॉर की। तो अभी तक हमने क्या बताया? कि ये बैकग्राउंड है, मतलब साउथ इंडिया में क्या ऐसा कोई एबल रूलर था अभी तक जो मैंने बताया हो आपको अभी तक पूरी कहानी में, कि कोई भी ऐसा स्ट्रांग रूलर था जो कि यहाँ पे इनको टक्कर दे सकता था, इंग्लिश को या फिर फ्रेंच को? तो ऑफ कोर्स अभी तक आपने एक भी रूलर के बारे में नहीं देखा। ठीक है, इवन जो निजाम असफ जाह था, वो भी बहुत ज्यादा ओल्ड हो चुका था, और वो खुद इतना ऑक्यूपाइड रहता था मराठा से लड़ने में और जो वेस्टर्न डेक्कन के जो सबॉर्डिनेट्स थे उनसे लड़ने में। ठीक है, तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर होता है 1740 से 1748 तक ये इंसिडेंट चलता है, फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। ठीक है, इसका एक बार बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो मैंने बताया था कि जो कार्नेटिक था वो क्या था? दिस वाज द नेम गिवन बाय यूरोपियंस। ये जो कार्नेटिक है, ये ये जो शब्द है कार्नेटिक, ये किसने दिया? यूरोपियंस ने दिया है। किसको? कोरोमंडल कोस्ट को। ठीक है, ये रहा आपका कोरोमंडल कोस्ट, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले। तो कोरोमंडल कोस्ट को किसने नाम दिया? यूरोपियंस ने नाम दिया है, और क्या नाम दिया है? कार्नेटिक। ठीक है, अब इस रीजन में लड़ाई हो रही है, तो इसको क्या बोला है? कार्नेटिक वॉर्स बोला है। तो जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर था वो बेसिकली एक एक्सटेंशन था
जो एंग्लो फ्रेंच लड़ाई चल रही थी, एंग्लो 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 फ्रेंच वॉर जो चल रहा था यूरोप में, एंग्लो फ्रेंच वॉर जो यूरोप में चल रहा था उसी का एक्सटेंशन था। ठीक है। और वो एंग्लो फ्रेंच वॉर जो यूरोप में चल रहा था, मतलब जो ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में लड़ाई यूरोप में हो रही थी, वो किसकी वजह से हो रही थी? ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन, ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन की वजह से ये एंग्लो फ्रेंच वॉर चल रहा था। और उसी की वजह से पहला कार्नेटिक वॉर होता है इंडिया में। क्या होता है? पहला कार्नेटिक वॉर होता है इंडिया में। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो ये इनका बैकग्राउंड है। लेकिन एक ट्रिगर पॉइंट होता है ना किसी भी लड़ाई को स्टार्ट, मतलब ऑलरेडी आपकी राइवलरी है दो बंदों की, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ फ्रेंच है, इंग्लिश है। ठीक है। अब इनकी ऑलरेडी लड़ाई होने वाली है, या फिर बहुत ही कह सकते हो कगार पे है लड़ाई होने के। ठीक है। इनके दो भाई आपस में कहीं पे यूरोप में लड़ रहे हैं। इनके दो भाई आपस कहाँ पे? यूरोप में लड़ रहे हैं। और जो फ्रेंच है और जो इंग्लिश है, ठीक है, इंडिया में, इनको एक मौका चाहिए लड़ने का। इनको क्या चाहिए? मौका चाहिए इंडिया में लड़ने का। तो वो देखते हैं ट्रिगर पॉइंट क्या है। ट्रिगर पॉइंट मतलब इमीडिएट कॉज क्या है इसका, इमीडिएट कॉज क्या है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में फ्रांस को पहले से ही पता था कि वो जो है थोड़े से कमजोर हैं अभी इंग्लिश के कंपैरिजन में, ब्रिटिशर्स के कंपैरिजन में। क्योंकि ब्रिटिशर्स पहले आए थे और थोड़े से रिच भी थे इनके कंपैरिजन में। ठीक है। और भी हम वीकनेसेस देखेंगे फ्रेंच की। लेकिन इन ये जो है कॉन्शियस थे अपनी रिलेटिव वीकर पोजीशन से इंडिया में, कि भाई इनको पता था कि इंडिया की अगर बात करी जाए तो हम यहाँ पे थोड़े से वीक हैं। ठीक है। और ये नहीं चाहते थे कि और भी ज्यादा हॉस्टिलिटीज मिले, और भी ज़्यादा इनको प्रॉब्लम क्रिएट हो इंडिया में। ठीक है। लेकिन जो है एक इमीडिएट कॉज मिलता है लड़ाई का। एक लड़ाई एक कह सकते हो अचानक से ट्रिगर होती है, बिकॉज इंग्लिश नेवी जो है अंडर कैप्टन बार्नेट, तो बार्नेट के अंडर में इंग्लिश नेवी जो है कुछ फ्रेंच शिप्स को क्या करती है, कुछ फ्रेंच फ्रेंच शिप्स को कब्जा कर लेती है, कब्जे में ले लेती है, अपने सीज कर लेती है। ठीक है। और इसकी वजह से जो है ये फ्रांस के जो लोग हैं, जो फ्रेंच हैं, वो छिड़ जाते हैं, मतलब एक तरह से इनको प्रोवोक कर देते हैं। इंग्लिश जानबूझ के करते हैं। इंग्लिश उन्हें पता था कि भाई फ्रांस फ्रांस जो फ्रांस या फिर जो इंडियन फ्रेंच है, ठीक है, वो कमजोर है यहाँ पे। तो इंग्लिश नेवी क्या करती है, बार्नेट के अंडर में क्या करती है, कुछ फ्रेंच शिप्स को सीज कर लेती है और प्रोवोक करती है फ्रांस को। ठीक है। और फ्रांस जो है रिटेलिएशन में अब इस चीज का हिसाब चुकाने के कह सकते हो रूप में, या बदला लेने के रूप में क्या करता है, मद्रास पे कब्जा कर लेता है। क्या करता है? मद्रास पे कब्जा कर लेता है इन 1746। ठीक है। और कैसे कब्जा होता है? मैंने बताया था कि मॉरिशस में फ्रेंच थे। ठीक है। वो मॉरिशस में क्या थे? फ्रेंच थे। ठीक है। और यहाँ से क्या होती है, एक पूरी की पूरी फ्लीट आती है अंडर एडमिरल ला बोर्दनॉइस। ठीक है। ला बोर्दनॉइस, इनके अंडर में क्या है, एक पूरी की पूरी फ्लीट आती है मदद करने के लिए जो फ्रेंच इंडियन थे वहाँ पे। ठीक है। हाँ, जो फ्रेंच इंडियन थे जो इस वॉर में इन्वॉल्व हो रहे थे। आई होप सबको समझ आ रहा हो। तो मॉरिशस से यहाँ पे क्या है, ये पूरी की पूरी नेवी लेकर आ जाते हैं, अपनी नेवल फ्लीट लेके आ जाते हैं और कब्जा कर लेते हैं किस पे, मद्रास पे कब्जा कर लेते हैं। ठीक है। और जो एडमिरल ला बोर्डोनोइस थे वो क्या थे, द गवर्नर ऑफ द फ्रेंच इन मॉरिशस। ठीक है। तो अब स्टार्ट हो जाता है आपका क्या, दस बिगेन द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। तो इनिशियल रीजन आप सबको समझ आ गया होगा। हुआ क्या, अगर जल्दबाजी में समझाया जाए आपको, कि हुआ तो होता क्या है कि भाई इंग्लिश नेवी जो है वो क्या करती है, कुछ फ्रेंच शिप्स पे कब्जा कर लेती है, सीज कर देती है और प्रोवोक करती है फ्रांस को। और फ्रांस बदले में क्या करता है, सीज कर लेता है मद्रास को 1746 में। और किसकी हेल्प से? जो आइल ऑफ फ्रांस है अंडर एडमिरल ला बोर्दनोइस, ठीक है, जो कि गवर्नर थे मॉरिशस के, मॉरिशस टेरिटरी जो थी फ्रेंच की उस टाइम, उसके गवर्नर थे। ठीक है। वो क्या करते हैं, उसकी वो हेल्प करते हैं इंडियन फ्रेंच को, ठीक है, मद्रास को कैप्चर करने में। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। और किसके अंडर में था उस टाइम मद्रास, आप सबको पता होना चाहिए। ठीक है। ऑफकोर्स ब्रिटिशर्स के अंडर में था। ठीक है। तो पहला, अब इसका क्या होता है, रिजल्ट होता है, इसका रिजल्ट क्या रहता है फर्स्ट कार्नेटिक वॉर का? तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर जो है एंड होता है 1748 में। और इसके एंड करने के बाद ये फ्रेंच और इंग्लिश जो है एक ट्रीटी साइन करते हैं, दैट इज ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल। ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल। ठीक है, ये याद रखिएगा, ट्रीटी ऑफ एक्स ला चैपल। ठीक है। ये चीज याद रखिएगा कि फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के बाद ये ट्रीटी साइन होती है, एक्सला चैपल। ठीक है। और दिस वाज साइंड ब्रिंगिंग द ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन टू अ कंक्लूजन। तो जो ये जो ट्रीटी है ये साइन करते हैं, ठीक है, कौन? द फ्रेंच एंड द इंग्लिश।
और ये कब होती है, जब ऑस्ट्रियन वॉर जो छिड़ा था, ऑस्ट्रियन वॉर की वजह से तो लड़ाई हो रही थी फ्रेंच और इंग्लिश के बीच में, ठीक है। तो ऑस्ट्रियन वॉर जब खत्म होता है तो उसके बाद ट्रीटी होती है, दैट इज ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल, ठीक है। और इस ट्रीटी के अंडर में क्या था, मद्रास वापस मिल जाता है इंग्लिश को, यानी फ्रेंच कहते हैं भाई ठीक है आप वापस ले लीजिए, ठीक है, अपनी टेरिटरीज, ठीक है, कहाँ पे जो इंग्लिश थे उनको वापस दे दी थी मद्रास टेरिटरी, ठीक है, हमने इस पे कब्जा करा था, आप वापस ले लीजिए। और फ्रेंच को वापस में क्या मिल जाता है, उनकी टेरिटरीज जो उन्होंने नॉर्थ अमेरिका में खो दी थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो फ्रेंच को टेरिटरी मिल जाती है नॉर्थ अमेरिका वाली, और इंग्लिश को मद्रास वापस मिल जाता है। तो ये था हमारा फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। अब इसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस रहा होगा। पहला जो कार्नेटिक वॉर था, ठीक है, अब हमने इतना समझ आया कि भाई इन लोगों की लड़ाई हुई आपस में, एंड में ट्रीटी में ये हुआ कि भाई हमने मद्रास लिया था, आप मद्रास हमारा वापस कर दीजिए। जो फ्रेंच है उनको वापस में नॉर्थ अमेरिका मिल जाता है मद्रास के रिटर्न में। अब इसका कुछ ना कुछ सिग्निफिकेंस रहा होगा। तो इसका सिग्निफिकेंस है बैटल ऑफ सेंट थोम। क्या है इसका सिग्निफिकेंस, यानी इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, जो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर था वो है उसकी सबसे बड़ी सिग्निफिकेंस, द बैटल ऑफ सेंट थोम। अब बैटल ऑफ सेंट थोम जो है मद्रास मद्रास में ही है, सेंट थोम की अगर बात करी जाए। इसमें क्या है, फ्रेंच फोर्सेस जो है लड़ाई करती हैं किसके साथ, फ्रेंच फोर्सेस लड़ाई करती हैं फोर्सेस ऑफ अनवरुद्दीन के साथ, ठीक है, नवाब ऑफ कार्नेटिक, ठीक है। अब नवाब ऑफ कार्नेटिक जो है, यहाँ पे देख लीजिए एक बार। तो इस वाले रीजन में जो है ना एक नवाब था, ये आर्कोड भी बोला जाता था इस रीजन को। तो इस रीजन पे एक नवाब था, ठीक है, जिसका नाम क्या था, अनवरुद्दीन। तो जो इंग्लिश है, जो ब्रिटिशर्स हैं, वो हेल्प मांगते हैं अनवरुद्दीन के अगे अनवरुद्दीन से, कि बोलते हैं कि भाई फ्रेंच ने मद्रास पे कब्जा कर लिया है, क्या आप हमारी मदद करेंगे। तो अनवरुद्दीन जो है इसकी मदद करता है, इंग्लिश की मदद करता है। लेकिन जब ये अपनी बहुत बड़ी फोर्स लेके जाता है, जब ये अपनी बहुत बड़ी फोर्स लेके जाता है, वो क्या करती है, जो जब ये अपनी बहुत बड़ी फोर्स लेके जाता है अगेंस्ट द स्मॉल फोर्स ऑफ फ्रेंच, ठीक है। तो जो फ्रेंच थे उनकी जो फोर्स थी वो छोटी थी, और जो अनवरुद्दीन की जो फोर्स थी वो बड़ी फोर्स थी। लेकिन ये बड़ी इंडियन फोर्स जो है इससे हार जाती है, ये जो बड़ी इंडियन फोर्स है फ्रेंच की जो आर्मी थी उससे हार जाती है। और एक और चीज इसमें ध्यान दीजिएगा कि जो ये थी, ये जो 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 फ्रेंच फोर्स थी वो इन्फेंट्री थी, वो क्या थी, इन्फेंट्री थी। और बहुत डिसिप्लिन इन्फेंट्री थी, बहुत डिसिप्लिन लोग थे, ठीक है। इन्फेंट्री क्या होते हैं, जो फुट सोल्जर्स होते हैं, ठीक है। और जो अनवरुद्दीन की फोर्स थी वो क्या थी, कैवलरी थी, क्या थी, कैवलरी। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा देखा गया कि अगर एक डिसिप्लिन्ड इन्फेंट्री हो, एक डिसिप्लिन इन्फेंट्री हो, तो लार्ज इंडियन फोर्स के अगेंस्ट वो जीत सकती है। तो यूरोपियंस को जो है एक तरह से कॉन्फिडेंस मिला कि हमारी इतनी छोटी, एक तरह से जो जो वॉर लड़ने के लिए जो छोटी सी फोर्स गई थी वो भी जीत गई अनवरुद्दीन की बड़ी फोर्स के अगेंस्ट। तो इससे क्या है, इनको एक तरह से आई ओपनर था ये फॉर द यूरोपियंस इन इंडिया, ठीक है। इसने क्या रिवील करा, दैट इवन अ स्मॉल डिसिप्लिन्ड आर्मी, एक स्मॉल छोटी सी डिसिप्लिन्ड आर्मी जो है आसानी से डिफीट कर सकती है एक बहुत बड़ी इंडियन आर्मी को। तो ये इनको यहाँ पे कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ, क्योंकि अभी तक इनको लगता था कि जो इंडियन इंडियन आर्मी थी, जो जो इंडियन के रूलर्स थे उनकी जो आर्मी थी काफी ज्यादा स्ट्रांग लगती थी। ऑफ कोर्स जब तक आप एनिमी से लड़ाई ना करें तब तक आपको नहीं पता रहता कि उसकी स्ट्रांग पॉइंट क्या है, उसके वीक पॉइंट क्या है। तो जब इन्होंने देखा कि हमारी छोटी सी, जो फ्रेंच ने देखा कि हमारी छोटी सी आर्मी को, हमारी छोटी सी आर्मी ने अनवरुद्दीन की बड़ी आर्मी को हरा दिया। व्हाट डज दैट मीन, दैट मीन्स कि हमारी जो आर्मी है वो सुपीरियर है, जो हमारे सोल्जर्स हैं वो सुपीरियर है, क्योंकि वो डिसिप्लिन्ड है। सबको समझ आ रहा होगा। और इस वॉर से एक और इंपॉर्टेंस पता चला, इस वॉर से इंपॉर्टेंस पता चलता है नवल फोर्सेस का, नेवी का इंपॉर्टेंस पता चलता है। क्योंकि जो मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया से पहले का जो टाइम पीरियड है, या मिडिवल इंडिया का जो बाद का टाइम पीरियड है, वहां पे किसी ने भी नेवी पे ध्यान नहीं दिया, वहां पे किसी ने भी नेवी पे ध्यान नहीं दिया। आपके बस चोला एक ऐसे थे एंशियंट इंडिया में, और इनिशियल पीरियड ऑफ दैट इज द मिडिवल पीरियड। तो चोला ही ऐसे थे जिन्होंने अपनी नेवी पे ध्यान दिया था, ठीक है। उसके बाद सीधा यूरोपियंस ने सिखाया कि भाई नेवी को, नेवी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल दिखाया किसने, यूरोपियंस ने दिखाया। सो इस वॉर की वजह से क्या है, ये इंपॉर्टेंस दिखा कि नेवल फोर्सेस की भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और इससे सीखा भी, इवन मराठास ने भी ध्यान दिया अपनी नेवी पे जस्ट बिकॉज ऑफ द यूरोपियंस, ठीक है। फिर आगे बढ़ी जाए, आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट आता है सेकंड कार्नेटिक वॉर। तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर आई होप सबको समझ आ गया होगा। इसकी सिग्निफिकेंस क्या थी, इसकी सिग्निफिकेंस ये थी कि ये आई ओपनर था यूरोपियंस के लिए, कि भाई हमारी एक छोटी सी डिसिप्लिन आर्मी ने हरा दिया एक बहुत बड़ी आर्मी को, ठीक है। और फिर ऊपर से क्या दिखाया कि नेवल फोर्सेस, जो नेवी फोर्सेस है
उसकी इंपॉर्टेंस भी दिखती है इस वॉर में। ठीक है, फिर सेकंड कार्नेटिक वॉर है। तो सेकंड कार्नेटिक वॉर जो है, इसकी जो राइवलरी है वो इंडिया से ही शुरू होती है। इसकी जो राइवलरी है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, इंडिया से ही शुरू होती है। तो जो डुप्लिक्स था, डुप्लिक्स जो है फ्रेंच गवर्नर था उस टाइम पे, दैट इज सेकंड कार्नेटिक वॉर पे। तो सेकंड कार्नेटिक वॉर में ये चीज़ याद रखिएगा कि जो गवर्नर था वो कौन था, फ्रेंच फ्रेंच गवर्नर था डुप्लिक्स। ठीक है, तो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में जो है ना डुप्लिक्स सक्सेसफुल होता है। मतलब जो फ्रेंच जीत हासिल करते हैं ना इंडिया में, मैंने बताया था कि मद्रास पे कब्जा कर देते हैं, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान किसका था, डुप्लिक्स का था। ठीक है, तो जब वो फर्स्ट कार्नेटिक वॉर में इतना ज़्यादा स्ट्रांग उभर के आता है और देखता है कि उसकी जो टैक्टिक्स है वो इतना सक्सेसफुल है, तो वो क्या करता है, अपनी अपनी पावर को बढ़ाने के लिए, फ्रेंच इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए क्या करता है, लोकल डायनेस्टिक डिस्प्यूट में इंटरफेरेंस करना स्टार्ट कर देता है। जो लोकल रूलर्स थे लड़ाई झगड़ा आपस में कर रहे थे, जो जो लोकल रूलर्स के डिस्प्यूट थे आपस में, उसमें क्या है, डुप्लिक्स इंटरफेयर करना स्टार्ट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिएगा। ठीक है, सारे यूरोपियंस ने ये चीज डुप्लिक्स से ही सीखी है, डुप्लिक्स का हमने पोर्ट्रेट लगा रखा है। ठीक है, तो ये सारा जो इंटरफेरेंस इन लोकल, मतलब जैसे होता है ना भाई, आपका जो दुश्मन है, अगर आपको, आप उसकी कमजोरी जानते हो, उसके घर में आप घुस के इंटरफेरेंस कर रहे हो, ठीक है, उसके घर में फूट डलवा रहे हो, तो ये कहाँ से सीखा, सारे यूरोपियंस ने, ये डुप्लिक्स की ही टेक्टिक्स थी। ठीक है, तो डुप्लिक्स ने क्या करा, इंटरफेरेंस स्टार्ट कर दिया किसमें, लोकल डायनेस्टिक डिस्प्यूट्स में, आफ्टर द डिफीट ऑफ द इंग्लिश। ठीक है, ये चीज याद रखना कि डुप्लिक्स ने क्या करा, ही स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन द लोकल डायनेस्टिक डिस्प्यूट्स, किसको हराने के लिए, टू डिफीट द इंग्लिश। अब मैंने फिर से बताया था कि भैया लड़ाई अगर होने वाली है, एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए आपको, क्या चाहिए, ट्रिगर पॉइंट। तो ट्रिगर पॉइंट क्या है, इमीडिएट कॉज कॉज जो है वो क्या है, कि जो निजामुल मुल्क है, निजामुल मुल्क है, उसकी डेथ हो जाती है। ठीक है, उसकी डेथ हो जाती है। मैंने बताया था कि निजामुल मुल्क ने, यानी असफ जाह ने फाउंड करा था इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ हैदराबाद 1748 में। ठीक है, सबको समझ आ रहा है। तो इमीडिएट कॉज क्या है, पहला कॉज है कि जो निज़ाम है उसकी हो जाती है डेथ, पहला रीजन। दूसरा रीजन ये है कि मराठा क्या करते हैं, चंदा साहिब को छोड़ देते हैं। अब चंदा साहिब कौन है मैं बता देता हूँ आपको। नवा जो ये जो सॉरी, जो मराठास है वो क्या करते हैं, चंदा साहिब को, CS लिखा हुआ है चंदा साहिब के लिए, ठीक है, उसको क्या करते हैं, रिलीज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। वो मराठास के जेल में था, कौन था, चंदा साहिब मराठास की जेल में था। चंदा साहिब को रिलीज कर देते हैं मराठास। ठीक है, और ये बेसिकली दामाद था, सन इन लॉ था दोस्त अली का। किसका था, सन इन लॉ दोस्त अली का। और दोस्त अली कौन था, नवाब ऑफ कार्नेटिक। दोस्त अली कौन था, नवाब ऑफ कार्नेटिक। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो यहाँ पे दो सिचुएशंस हैं। पहली सिचुएशन क्या है कि नवाज, जो सॉरी जो निज़ाम ऑफ हैदराबाद है वो मर जाता है। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा मैं। ठीक है, तो जो निज़ामुल मुल्क है, द फाउंडर ऑफ द इंडिपेंडेंट किंगडम ऑफ हैदराबाद है, उसकी डेथ हो जाती है 1748 में। ठीक है, और चंदा साहिब, ये अलग इंसिडेंट है दोनों से थोड़े से। ठीक है, और बाद में जाके इंटर रिलेट हो जाएंगे, लेकिन अभी अलग है दोनों इंसिडेंट। कि भाई निज़ाम की डेथ हो गई है और चंदा साहिब को जो है मराठास ने छोड़ दिया। चंदा साहिब किसका किसका सन इन लॉ है, नवाब ऑफ द कार्नेटिक। और कार्नेटिक को क्या बोलते थे, जो कार्नेटिक किंगडम था उसको आर्कॉट भी बोला जाता था। क्या बोला जाता था, आर्कॉट भी बोला जाता था। ठीक है, तो चंदा साहिब जो है सन इन लॉ दोस्त अली था नवाब ऑफ कार्नेटिक। ठीक है, और उसका जो दामाद था चंदा साहिब, उसको छोड़ देते हैं मराठास सेम ईयर, दैट इज 1948 में। तो ये दोनों इवेंट जो है, ये ट्रिगर पॉइंट था इस लड़ाई का। ये क्या था, ट्रिगर पॉइंट था सेकेंड कार्नेटिक वॉर का। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। अब देखते हैं कैसे ये ट्रिगर पॉइंट था। तो नसीर जंग जो है वो बेटा था निजाम का। किसका बेटा था, निजाम का बेटा था। जैसे ही निजाम मर जाता है तो उसके थ्रोन पे कौन बैठ जाता है, नजीर जंग बैठ जाता है। लेकिन जब भी कोई ऐसे गद्दी पे बैठता है, कोई कोई ना कोई तो क्वेश्चन उठाएगा। तो क्वेश्चन उठाता है मुजफ्फर जंग। अब ये मुजफ्फर जंग कौन है भाई, तो मुजफ्फर जंग जो है वो बेसिकली पोता था किसका, निजाम का। किसका पोता था, यानी ग्रैंडसन था निजाम का। जो निजाम की बेटी थी, निजाम की जो डॉटर थी, डॉटर, उसका बेटा कौन था, मुजफ्फर जंग। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। और निजाम का सन कौन था, निजाम का सन था
दैट इज नसीर जंग, एनजे, एनजे लिख दिया, ठीक है। तो मुजफ्फर जंग ने क्या बोला कि भाई असली मालिक तो इस जो गद्दी का वो है मैं, तो निजाम मर गया। तो गद्दी पे आया कौन? नजीर, नजीर जंग। नजीर जंग का कह सकते हो किसने मना करा, मतलब कि नजीर जंग का कॉम्पिटिशन किसने दिया? दैट इज मुजफ्फर जंग ने। मुजफ्फर जंग ने बोला दैट भाई ये थ्रोन मेरा है, आप नहीं बैठ सकते, क्योंकि मुझे परमिशन मिली है मुगल एम्परर से। मुझे परमिशन कहाँ से मिली है? मुगल एम्परर से। और सबको समझ आ रहा है? तो ये इसके पीछे ये बैकग्राउंड चल रहा था, ठीक है। तो ये हैदराबाद में समझ आ गया सबको कि हैदराबाद में ये इशू चल रहा था कि मुजफ्फर जंग कहता है कि भाई नजीर जंग नहीं बन सकता। और जो आरकोट वाला रीजन है, जो आरकोट यानी कार्नेटिक वाला रीजन है, वहां पे क्या सीन था? जो मुगल एम्परर था, ठीक है, हु हैड अपॉइंटेड हिम एज द गवर्नर ऑफ द कार्नेटिक, ठीक है। तो जो मुगल एम्परर था वहां पे भी कंपटीशन चल रहा था, किसका? जो अनवरुद्दीन था, अनवरुद्दीन खान एज द नवाब वाज रिजेंटेड बाय चंदा साहिब। तो इसी तरह से जो कार्नेटिक रीजन था वहां पे कौन बनता है? वहां पे नवाब बना दिया जाता है, किसको? अनवरुद्दीन। लेकिन इसको इसको कौन इसके अगेंस्ट जाता है? इसके अगेंस्ट जाता है कौन? चंदा साहिब। मैंने चंदा साहिब आपको बताया था कि किसका दामाद था चंदा साहिब? चंदा साहिब दामाद था दैट इज दोस्त अली का। दोस्त अली पहले था नवाब ऑफ कार्नेटिक, लेकिन बाद में नवाब ऑफ कार्नेटिक कौन अपॉइंट हो जाता है? अनवरुद्दीन खान। इतना आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो दो दो सिचुएशन आ गई यहाँ पे, एक हैदराबाद में अलग भसड़ चल रही है कि यहाँ पे अलग प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या होता है। तो जो फ्रेंच थे वो सपोर्ट करते हैं किसको? मुजफ्फर जंग को और चंदा साहिब को। जो फ्रेंच थे वो किसको सपोर्ट करते हैं? मुजफ्फर जंग को और चंदा साहिब को। यानी हैदराबाद में ये सपोर्ट कर रहे थे मुजफ्फर जंग को, और किसको सपोर्ट कर रहे थे? और कार्नेटिक यानी आरकॉट में ये सपोर्ट कर रहे थे चंदा साहिब को। और इसी तरह से इंग्लिश जो थे वो नज़ीर जंग को सपोर्ट कर रहे थे, और जो इंग्लिश जो थे वो मोहम्मद अली को सपोर्ट कर रहे थे कार्नेटिक रीजन में। इतना सबको समझ आ गया? अगर किसी को इतनी लंबी कहानी में नहीं समझ आए तो बस इतना देखिएगा कि हैदराबाद रीजन में मुजफ्फर जंग निज़ाम बनना चाहता था, और नज़ीर जंग निज़ाम ऑलरेडी बन चुका था, ये हमने देखा था, ठीक है। तो इसको कौन कौन इम्पोर्ट अपोज कर रहा था इसके नवाब बनने को? सो निज़ाम बनने को मुजफ्फर जंग, ठीक है। चंदा साहिब और मोहम्मद अली के बीच में सेम ये लड़ाई हो रही थी, ठीक है, कि कौन बनेगा दैट इज द नवाब ऑफ द कार्नेटिक। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो होता क्या है, कंबाइंड आर्मीज जो है मुजफ्फर जंग की और चंदा साहिब की, कंबाइंड आर्मीज ऑफ मुजफ्फर जंग और चंदा साहिब की आर्मीज जो है दोनों मिलती हैं, ठीक है। और फ्रेंच की आर्मीज भी मिलती हैं, ये क्योंकि ये सारे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है। ये मिलके क्या करती हैं? अनवरुद्दीन को मार देती है। क्या करती हैं? अनवरुद्दीन को मार देती हैं। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो अब जो अनवरुद्दीन था वो मर गया है, ठीक है। यहाँ पे और किस बैटल में होता है? ये बैटल ऑफ एम्बुर नियर वेलोर इन 1749। तो ये इंसिडेंट आप याद रखिएगा कि तीनों आर्मी दैट इज मुजफ्फर जंग, चंदा साहिब और फ्रेंच जो है नवाब ऑफ आरकोट या फिर कार्नेटिक नवाब जो था दैट इज अनवरुद्दीन, उसको मार देती हैं बैटल ऑफ एम्बुर में, जो कि वेल्लोर के नियर था इन 1749। सबको समझ आ रहा होगा? तो इस वजह से जो है मुजफ्फर जंग को क्या बना दिया जाता है? सूबेदार ऑफ डेक्कन बना दिया जाता है। क्या बना दिया जाता है? सूबेदार ऑफ डेक्कन बना दिया जाता है, क्योंकि अब ये तो मर गए हैं, क्या नाम है? दैट इज अनवरुद्दीन। और ये आपस में क्या है? डुप्लिक्स को, जो कि क्या था? फ्रेंच गवर्नर था, उसको गवर्नर बना दिया जाता है सारी मुगल टेरिटरीज था, टेरिटरीज का, जो कि साउथ ऑफ कृष्णा रिवर। तो जो कृष्णा रिवर थी उसके साउथ में जितनी भी टेरिटरीज थी, मुगल टेरिटरीज, ठीक है, सबको समझ आ रहा होगा, आई होप सो। उसके जो कृष्णा रिवर के जो नीचे वाला एरिया है मुगल टेरिटरीज, वो सबको उन सबका गवर्नर किसको बना दिया जाता है? डुप्लिक्स को दे दी जाती है। वो सबको समझ आ रहा होगा, आई होप सो। तो जो फ्रेंच आर्मी, अब क्या होता है? फ्रेंच आर्मी अंडर बस्सी, ठीक है, फ्रेंच आर्मी अंडर बस्सी जो है वो स्टेशन कर दी जाती है हैदराबाद में। कहाँ पे स्टेशन कर दी जाती है? हैदराबाद में। टू सिक्योर द फ्रेंच इंटरेस्ट, फ्रेंच इंटरेस्ट को बचाने के लिए जो फ्रेंच आर्मी है उसको स्टेशन कर दिया जाता है हैदराबाद में। और टेरिटरी जो है पौंडीचेरी के पास और कुछ एरियाज ऐसे उड़ीसा में, ठीक है, वो भी किसको दे दी जाती है? फ्रेंच को। तो ऑफ कोर्स जब फ्रेंच ने इन लोगों को सपोर्ट करा, चंदा साहिब को, मुजफ्फर जंग को जब इन्होंने सपोर्ट करा फ्रेंच ने, ठीक है, तो ऑफ कोर्स इनकी सपोर्ट, ये लोग भी फ्रेंच को सपोर्ट करेंगे, तो इन्होंने फ्रेंच को जो है क्या करी थी?
ये जो टेरिटरीज पौंडीचेरी के पास और कुछ एरिया जो उड़ीसा के पास है, इंक्लूडिंग मसूलीपट्टनम, ये किसको दे देते हैं? ये लोग फ्रेंच को दे देते हैं। ठीक है, तो अभी तक देखा जाए एडवांटेज पोजीशन पे कौन है? फ्रेंच। और जो फ्रेंच के साथ में ये ग्रुप था पूरा का पूरा, ये लोग एडवांटेजेस पोजीशन में है। ठीक है, आई होप सबको समझ आ रहा होगा। अब क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव जो कि एक एजेंट था इंग्लिश कंपनी में, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, उसमें रॉबर्ट क्लाइव जो है एक एजेंट की पोजीशन पे था। ये क्या करता है, ये ऑफ कोर्स इनकी मदद तो नहीं कर पाता मोहम्मद अली की। इंग्लिश किसको सपोर्ट कर रहे थे? मोहम्मद अली को सपोर्ट कर रहे थे। क्या मोहम्मद अली अभी तक बना नवाब ऑफ कार्नेटिक? तो ये नहीं बनता है। ठीक है, सबको समझ आ रहा है? अभी तक फ्रेंच ही आगे चल रहे हैं। तो रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, एक प्रपोजल रखता है कि भी हम अटैक करते हैं गवर्नर ऑफ मद्रास को। ठीक है, तो हम एक डाइवर्शनरी अटैक करते हैं, किसको, सॉरी, हम क्या करते हैं, एक डाइवर्शनरी अटैक करते हैं। ठीक है, ये जो हैदराबाद और नवाब वाला रीजन है, कार्नेटिक वाला रीजन है, हम यहाँ पे क्या करते हैं, अटैक करते हैं। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, अब ये जो रॉबर्ट क्लाइव है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पोजीशन आगे प्ले करेगा, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आगे जाके। ठीक है, तो ये सजेस्ट करते हैं कि भी जो आर्कोट है वहां पे हम सडन रेड करते हैं, सडन हमला करते हैं। ठीक है, और आर्कोट क्या था, कैपिटल था कार्नेटिक का। जो कार्नेटिक किंगडम था, उसका कैपिटल क्या था, आर्कोट। तो ये क्या कहते हैं, हम सडन अटैक करते हैं आर्कोट को। और जहाँ उसकी वजह से जो त्रिचुन्नपल्ली है, जो त्रिचुन्नपल्ली रीजन है, जहाँ पे चंदा साहिब बैठा हुआ है, तिरुचनापल्ली पे कौन बैठा हुआ था, चंदा साहिब बैठा हुआ है, वहां से प्रेशर रिलीज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अब जो चंदा साहिब है, जो नवाब ऑफ कर्नाटक था, वो कैपिटल को बचाने आएगा। ठीक है, वो क्या करेगा, कैपिटल को बचाने आएगा। तो उसकी वजह से तिरुचनापल्ली पे जो है प्रेशर छूटेगा, फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान भटका के तिरुचनापल्ली पे अटैक कर देंगे। तो इस तरह से इसने कोई प्लान बनाया। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो इसने बोला कि यही जैसे मैंने आपको बताया कि चंदा साहिब जो है अपने कैपिटल को बचाने के लिए वापस मतलब आएगा। और 1751 में, और रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है, सिर्फ 210 लोगों को लेकर जाता है, 210 लोगों की फोर्स लेके जाता है, और कैप्चर कर लेता है आरकोट को। और क्या करता है, कैप्चर कर लेता है आरकोट को। और चंदा साहिब जल्दबाजी में अपने कैपिटल को बचाने के लिए 4000 लोगों की फोर्स लेके जाता है त्रिचनापल्ली से। ठीक है, लेकिन ये फेल हो जाता है अपना जो फोर्ट वापस लेने में, इवन आफ्टर 53 डेज, यानी 53 दिन के बाद भी ये क्या करता है, फेल हो जाता है क्या अपना जो है जो फोर्ट था उसको कब्जाने में। ठीक है, आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो रॉबर्ट क्लाइव इस चीज में सक्सेसफुल होता है। तो जो मैसूर तंजौर और जो मराठा चीफ थे मुरारी राव, वो हेल्प करने आ जाते हैं किसकी, रॉबर्ट क्लाइव की। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव और स्ट्रेंजर लॉरेंस उस टाइम ब्रिटिशर्स को लीड कर रहे थे। ठीक है, ब्रिटिश आर्मी को लीड करे, तो इनको इनको बचाने कौन आ जाते हैं, ये मैसूर तंजौर और मराठा के चीफ। तो जितने भी इन एरिया के चीफ थे, ये क्या करते हैं, इसकी मदद करने आ जाते हैं। और तिरुचिरापल्ली जो है, ठीक है, was first relieved of its siege while general law of France with चंदा साहिब remained cooped up in the island of श्रीरंगनम। ठीक है, तो तिरुचिरापल्ली पे ये क्या करते हैं, ये अपनी जो है सीज को रिलीव कर देते हैं। और जो जनरल लॉ ऑफ फ्रांस थे, जो जनरल लॉ थे फ्रांस के, ठीक है, चंदा साहिब के साथ फंसे रह जाते हैं, कहाँ पर, द आइलैंड ऑफ द श्रीरंगम, द आइलैंड ऑफ द श्रीरंगम। और फिर जब ये इस आइलैंड में फंसे रह जाते हैं, तो एंड में ये सरेंडर कर देते हैं जून 1752 में। और मोहम्मद अली जो है क्या करता है, मोहम्मद अली को किसका सपोर्ट था, मोहम्मद अली को सपोर्ट था इंग्लिश का। ये क्या करता है, चंदा साहिब को वहीं पे एग्जीक्यूट कर देता है। इवन आफ्टर सरेंडरिंग, चंदा साहिब के सरेंडर करने के बाद भी मोहम्मद अली क्या करता है, इसको एग्जीक्यूट कर देता है। और एंड में नवाब ऑफ कर्नाटक बन जाता है। तो फ्रेंच अथॉरिटीज जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि डुप्लिक्स अपनी पॉलिसी में फेल हो जाता है। बहुत ज़्यादा हैवी फाइनेंशियल लॉसेस होते हैं फ्रेंच को। ठीक है, और वो उसको वापस बुला लेती हैं 1754 में। तो फ्रांस से इसको बुलावा वापस आ जाता है कि भाई आपने जो इतनी बड़ा बवाल मचाया है, और एंड में सक्सीड किसने करा, इंग्लिश ने सक्सीड करा। ठीक है, तो वो चीज़ क्या है, एंड में किसने सक्सीड करा, इंग्लिश ने सक्सीड करा। तो इसको वापस बुला लिया जाता है, और फ्रेंच की काफ़ी बेइज्जती होती है इसी वजह से। और नेक्स्ट जो गवर्नर है वो कौन है, गॉडी हुई। ठीक है, कैसे इसको प्रोनाउंसिएशन होगा, तो आप देख लीजिए, जो भी है गॉडी हुई जो है नेक्स्ट, इसका सक्सीड करता है डुप्लिक्स को एज द फ्रेंच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और ये क्या करता है, ये एक ऐसी पॉलिसी लेके आता है जिसमें ये नेगोशिएशंस करता है इंग्लिश के साथ, क्या करता है, इंग्लिश के साथ नेगोशिएशंस करता है।
और उनके साथ ट्रीटी बनाकर रहता है, उनके साथ क्या रहता है, ट्रीटी बनाकर रहता है। और ये जो गॉडी हुई है, ये क्या करते हैं, इंग्लिश और फ्रेंच के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा एग्रीमेंट करते हैं, इंग्लिश और फ्रेंच, कि भाई हम आपस में जो नेटिव प्रिंसेस हैं, जो नेटिव रूलर्स हैं, जो लोकल रूलर्स हैं, उनके जो भी इनकी पॉलिटिक्स चल रही है उसमें हम इंटरफेयर नहीं करेंगे, और एक दूसरे की जो भी हमने टेरिटरी हथियाई हुई है वो हम एक दूसरे को वापस कर देंगे। ठीक है। और कहा जाता है कि ये जो फ्रेंच थे इतनी ज़्यादा, कह सकते हो, ट्रीटी और नेगोशिएशंस इसलिए कर रहे थे क्योंकि इनको डर था कि जो इनकी टेरिटरी, अमेरिका में इनके पास टेरिटरी थी, जो फ्रेंच टेरिटरी थी, वो इंग्लिश जो है छीन सकते थे, बिकॉज ये जो इंडिया में भसड़ हो रही थी इनके आपस में बीच। ठीक है, आई होप सबको समझ आ रहा होगा। और इसकी इम्प्लीकेशंस क्या रही इस वॉर की? देखो, ये एविडेंट हो गया था कि अब इंडियन अथॉरिटीज, यानी जो इंडिया के रूलर्स थे, उनकी परमिशन, या फिर वो कह सकते हो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं कर रहे थे यूरोपियंस की सक्सेस में। मतलब जो यूरोपियंस को पहले लगता था कि भाई हमें लोकल रूलर्स के साथ मिलके काम करना चाहिए, ठीक है, लोकल रूलर से परमिशन लेनी चाहिए, ठीक है, तो वो अब उन्हें ऐसा नहीं लगा। अब उनको क्या लगने लगा, जब उन्होंने देखा कि भाई इनको तो हम ही मदद कर रहे हैं, अब ये लोग तो हम पे डिपेंडेंट हो गए हैं, तो यूरोपियंस क्या करते हैं, अब इस चीज़ पे ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं, और इनको लगता है कि अब हम क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं, अब हम क्या हैं, इंडिपेंडेंट हैं। ठीक है। ये खुद तो इतने लोग कमज़ोर हैं, ये लोग जो है खुद इतने कमज़ोर हैं। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। तो यूरोपियंस को क्या लगता है कि भाई जो इंडियन अथॉरिटीज़ हैं, ये तो खुद ही हमारे ऊपर डिपेंडेंट है, यूरोपियन सपोर्ट पे डिपेंडेंट है, ये तो खुद आपस में लड़ते रहते हैं। ठीक है। तो इस ये जो सेकंड वॉर था, कार्नेटिक वॉर, इसमें मोहम्मद अली जो है कार्नेटिक का बना दिया जाता है क्या, मोहम्मद अली को कार्नेटिक का नवाब बना दिया जाता है, और सलाबत जंग को हैदराबाद का निज़ाम बना दिया जाता है, और जो जो कि दोनों के दोनों पेट्रोनेज प्रोवाइड करवाते हैं इंग्लिश को। ठीक है, इंग्लिश को पेट्रोनेज प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, आई होप सबको समझ आ रहा होगा। फिर आता है थर्ड कार्नेटिक वॉर। तो इसका बैकग्राउंड जो है यूरोप में स्टार्ट होता है, थर्ड कार्नेटिक वॉर जो है। तो ऑस्ट्रिया में जो है, ऑस्ट्रिया वांटेड टू रिकवर सिलिसिया, एक एरिया होता है सिलिसिया, तो ऑस्ट्रिया ऑस्ट्रेलिया सॉरी ऑस्ट्रेलिया कह रहे हैं, ऑस्ट्रिया जो है उसको रिकवर करना चाहता था 1756 में, और इसकी वजह से क्या होता है, 7 इयर्स वॉर स्टार्ट हो जाती है, 7 इयर्स वॉर स्टार्ट होती है। तो थर्ड कॉर्नेटिक वॉर जो है किसकी वजह से स्टार्ट होता है, जो यूरोप में 7 इयर्स वॉर होती है उसकी वजह से थर्ड कार्नेटिक वॉर स्टार्ट होता है इंडिया में। सो फिर से वही ब्रिटेन और फ्रांस दोनों ही ऑपोजिट साइड में थे, तो वो इंडिया में जो है लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, सेम वही। तो 1758 में फ्रेंच आर्मी अंडर काउंटे दी लैली, ठीक है, काउंटे दी लैली के अंडर में फ्रेंच आर्मी जो है कैप्चर करती है इंग्लिश फोर्ट को, कैप्चर कर लेती है सेंट डेविड एंड विजयनगरम। सेंट डेविड एंड विजयनगरम सबको समझ आ रहा है। तो सेंट डेविड और विजयनगरम के जो फोर्ट हैं वो कैप्चर कर लेती है फ्रेंच आर्मी, और इसी का बदला लेने के लिए रिटेलिएशन में जो इंग्लिश हैं बहुत ज़्यादा हैवी लॉसेस देते हैं किसको, फ्रेंच फ्लीट को, अंडर एडमिरल दे एचे इन एट मसूलीपट्टनम। तो फ्रेंच को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है इंग्लिश आर्मी और नेवी। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। कहाँ पे, मसूलीपट्टनम में। फिर होती है सबसे इंपॉर्टेंट बैटल है बैटल ऑफ वांडी वॉश। ये इंपॉर्टेंट बैटल याद रखिएगा, इसका नाम। तो ये क्या है, एक डिसिसिव बैटल है, यानी ऐसी बैटल जिसमें मेन डिसीजन निकल के आती है। ठीक है। ये कौन जीतते हैं, ये जीत के निकलते हैं इंग्लिश, इस बैटल को जीतते हैं, और ये कब होती है, जनवरी 22 1760 में, एट वांडी वॉश या वांदावसी तमिलनाडु में ये बैटल होती है। सबको समझ आ रहा होगा। इसमें क्या होता है, जनरल आयरकूट ऑफ इंग्लिश जो है, तो ब्रिटिशर्स जनरल थे आयरकूट, ये फ्रेंच आर्मी को बहुत बुरी तरह से हरा देते हैं। और फ्रेंच आर्मी किसके अंडर में थी, काउंट थॉमस आर्थर दी लैली। ठीक है, काउंट थॉमस आर्थर दी लैली के अंडर में। ठीक है। ये और जो बस्ती है उसको, उसके अंडर में इनकी आर्मी थी। और जो जनरल आयरकूट है, इनको हरा के, फ्रेंच को हरा के, और ये जो दोनों के दोनों जनरल थे, दैट इज थॉमस आर्थर डी लैली और बस्सी, को प्रिजनर बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, प्रिजनर। अब सोच लो कितनी गंदी बेइज्जती वाली बात है कि इनके इंपॉर्टेंट दो लीडर्स को इंग्लिश जनरल जो है क्या बना दे रहा है, एज अ प्रिजनर
बना ले रहे हैं। ठीक है। लेकिन कहा जाता है कि जो पौंडीचेरी को बहुत अच्छे से डिफेंड करते हैं दिल्ली, ठीक है, 8 महीनों के लिए डिफेंड करते हैं इसको, लेकिन एंड में इसको सरेंडर कर देते हैं, एंड में इसको सरेंडर करते हैं, लड़ते लड़ते हार जाते हैं और फिर क्या करते हैं, सरेंडर कर देते हैं जनवरी 1761 में। और जब ये थर्ड कार्नेटिक वॉर में जिंजी ये लॉस कर देते हैं, माहे लूज कर देते हैं, सबको समझ रहे हैं, पौंडीचेरी को भी ये सरेंडर कर देते हैं। ठीक है, तो फ्रेंच जो है बहुत ही ज़्यादा लोएस्ट पोजीशन पे आ जाती है अपने, और इसी वजह से जो थॉमस आर्थर दी लैली थे, ठीक है, लैली को जो है प्रिजनर बना के ले लिया जाता है, कहाँ पे ले जाया जाता है, लंदन में ले जाया जाता है, और वापस इनको रिटर्न कर दिया जाता है फ्रांस को, और फ्रांस में इतनी गंदी बेइज्जती होने की वजह से इनको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है 1766 में। ठीक है, तो इस तरह से इनकी जर्नी रही थी, एंड में एग्जीक्यूशन मिलता है इनको अपने ही देश देश में। ठीक है। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो थर्ड कार्नेटिक वॉर में क्या है, 7 ईयर्स जो वॉर चल रहा था उसकी वजह से स्टार्ट हुआ था, तो 7 ईयर्स के वॉर में क्या है, ट्रीटी ऑफ पीस ऑफ पेरिस होती है 1763 में। और इस ट्रीटी में क्या होता है, फ्रेंच को अपनी सारी जो लॉस्ट टेरिटरीज थी, लॉस्ट फैक्ट्रीज थी इंडिया में, वो वापस कर दी जाती हैं। और इस थर्ड कार्नेटिक वॉर में जो है, इसके बाद फ्रेंच पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस जो है इंडिया में बिल्कुल खत्म हो जाता है। मतलब जो फ्रेंच का थोड़ा बहुत जो भी इन्फ्लुएंस था वो बिल्कुल खत्म हो जाता है, क्योंकि इतनी गंदी हार कि उनके जनरल्स को प्रिजनर बना, कैदी बना के ले जाते हैं, कहाँ पे, लंदन में। सबको समझ आ रहा है। और इसके बाद जो फ्रेंच है, इसके बाद जो क्या क्या है, फ्रेंच है, लाइक देयर पोर्चुगीज और डच काउंटर पार्ट्स इन इंडिया, ठीक है, वो अपने छोटी इंक्लेव्स और कॉमर्स पे ही सिर्फ ध्यान देते हैं। सबको समझ रहा है, जिस तरह से पोर्चुगीज और डच थे, वो अपने छोटे से जो रीजन थे, जैसे गोवा वो इन्होंने थोड़ा बहुत कब्जा कर रखा था पोर्चुगीज ने। ठीक है। और इसी तरह से जो डच थे वो तो सिर्फ अपना उस पे अपने छोटे मोटे एरिया पे भी ध्यान नहीं दे रहे थे, वो सीधा कहाँ पे, स्पाइस आइलैंड्स पे ध्यान दे रहे थे। तो इसी तरह से फ्रेंच ने क्या करा, जो थोड़ी बहुत जो इनकी इंपॉर्टेंट कॉन्क्लेव्स थी, जैसे पौंडीचेरी, कराईकल, माहे, इन्होंने इस पे ध्यान देना ज्यादा इंपॉर्टेंट समझा। अब ये बिल्कुल हार मान चुके थे, क्योंकि अब सुप्रीम पोजीशन पे कौन आ चुका है, अब इंडिया में सुप्रीम पोजीशन पे आ चुके हैं द इंग्लिश, दैट इज द ब्रिटिशर्स। सो द इंग्लिश बिकेम द सुप्रीम यूरोपियन पावर इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि डच जो ऑलरेडी डिफीट हो चुके थे बैटल ऑफ बिदारा इन 1759 में, तो ना पोर्चुगीज इनके आगे टिक पाए, ना डच टिक पाए, और ना ही फ्रेंच टिक पाए। तो सुप्रीम पोजीशन पे कौन बन के आ गया है, सुप्रीम पोजीशन पे बन के आते हैं, दैट इज द इंग्लिश। आई होप सबको समझ आ रहा होगा। बैटल ऑफ वानी वॉश का नाम आप याद रखिएगा। ठीक है। इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, बैटल ऑफ वानी वॉश इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे लोकल बंदों ने, नेटिव, यानी हमारे जो लोकल इंडियंस थे, वो दोनों की आर्मी में एम्प्लॉयड थे, दोनों की आर्मी में, यानी फ्रेंच आर्मी में भी एम्प्लॉयज, फ्रेंच आर्मी में भी जो थे वो इंडियंस सोल्जर थे, और इंग्लिश आर्मी में जो है इंडियंस सोल्जर थे। आई होप सबको समझ आ रहा है। तो इसमें क्या पता चल रहा है कि भाई पैसे के लिए इंडियंस जो है आपस में, मतलब यूरोपियंस की आर्मी में जो है लड़ने के लिए तैयार है, यूरोपियंस की आर्मी में लड़ने के लिए तैयार है। और ऊपर से जो लोकल रूलर्स थे, ऊपर से जो लोकल रूलर्स थे, वो इतने जो जो सेंसिटिविटी चाहिए जियो पॉलिटिक्स को समझने के लिए, जो सेंसिटिविटी चाहिए जियो पॉलिटिक्स को समझने के लिए, वो लोकल रूलर्स में नहीं थी। तो इन सारी कार्नेटिक वॉर से इतना समझ आया कि अब अगर इंडिया में कोई सुप्रीम, और मतलब हर चीज में आ गए, डिप्लोमेसी में आ गए, वॉर में आ गए, इन्फेंट्री में आ गए, आर्मी में आ गए, नेवी में आ गए, वो कौन है, वो है यूरोपियंस। और यूरोपियंस में सबसे एंड में कौन जीत के निकलता है, वो निकलते हैं इंग्लिश। सबको समझ आ रहा है। इसके बाद होती है बैटल ऑफ प्लासी, और फिर स्टार्ट होता है क्या भला, दैट इज द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। आई होप सबको समझ आ रहा होगा इतना। ठीक है। तो दिस वाज द फिफ्थ लेक्चर। नेक्स्ट अब हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरह से ब्रिटिशर जो है एक्सपेंशन करते हैं इंडिया में। अब वो सुप्रीम उभर के आ चुके हैं। जिन लोगों ने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, पूरी मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया इसमें करना है हमें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।